साजिश, विश्वासघात और इच्छा की एक विकृत कहानी। भाग 3। किसी लड़की की इज्जत से खेल नहीं करना चाहिए था सत्या। बहुत बुरा किया तुमने। कितना अभिमान था हमें तुम पर तुमने आज हमसे वो करवा दिया जो करने से पहले हमारी आंखें बंद हो जातीं तो भी चलता। वे खुद से ही बोलीं और तेज कदमों से बाहर जाने के लिए निकल पड़ीं। उम्र 70 के पार कर चुकी थी, लेकिन उनका रौब कम नहीं हुआ था। उन्हें अपने नियमों का टूटना कतई बर्दाश्त नहीं होता था। आज उनके लाडले पोते ने ही उनका नियम तोड़ा था, इसलिए वे उसका प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ी थीं। इधर सत्या ने पूरे कमरे में तोड़ फोड़ मचा रखी थी। जब उसके पिता यानी अप्पा को यह पता चला, तो वे अपनी व्हील चेयर लेकर उसके कमरे में आए। सत्या जबरदस्त गुस्से में था। तोड़ फोड़ की वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया था और उससे खून बह रहा था। उन्होंने गौर से देखा तो कमरे में 15-20 बुझी हुई सिगरेटें पड़ी थीं और शराब की कम से कम 3-4 बोतलें खाली हो चुकी थीं। फिर भी वह नशा का प्रभाव न होने जैसा बिल्कुल सीधा खड़ा था। बस उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। सत्या, क्या पागलपन है ये सब? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। सत्या ने पीछे मुड़कर देखा। अप्पा, उसके मुंह से अनायास ही शब्द निकला। वह आगे कुछ बोलने वाला था कि उन्होंने एक हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया और पूछा, सिर्फ एक सवाल, क्यों किया तुमने ये सब? सत्या ने अपने गाल पर आए आंसू पोंछे और टूटी हुई चीजों के बीच रास्ता बनाते हुए उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने कहा, आपा, आपने ही तो कहा था ना कि जो हमारे रास्ते में आए उसे छोड़ना नहीं। वो मेरे रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने उसे सजा दी। वो उसकी बात पूरा ही कर रहा था कि उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। लेकिन इस बार शायद वो मानसिक रूप से तैयार था, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद भी उसका चेहरा निर्विकार था। उसकी आंखों में अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। मैंने एक और सीख दी थी कि किसी भी परिस्थिति में औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डालना। आपा बोले, आज हमें तुम्हें अपना बड़ा बेटा कहते हुए शर्म महसूस हो रिगार्ड है। हमें तुम पर बहुत भरोसा था कि तुम इस साम्राज्य को संभालोगे, पर जो एक औरत की इज्जत नहीं बचा सका, वो इस साम्राज्य को क्या खाक बचाएगा? ये कहते हुए वे उन्होंने तिरस्कार से भरी नजर से उसकी ओर देखा और अपनी चेयर का बटन दबाकर पीछे मुड़ने लगे। तभी सत्या खड़ा हुआ और पीछे से बोला, अप्पा, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, और अगर ये शादी नहीं हुई तो जैसा अक्का ने कहा था, शिवा के 10वें के दिन मेरे 10वें की भी तैयारी कर लेना। या तो मेरी उससे शादी होगी, या फिर आप मुझे अर्थी पर लेटा हुआ देखेंगे। उसने अपना आखिरी फैसला सुना दिया और जूतों की ठक ठक आवाज के साथ बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर उसके पिता ने अब तक रोकी हुई सांस छोड़ दी। वे जानते थे कि सत्या कितना जिद्दी है। अगर उसने शादी करने की ठान ली है, तो वो कुछ भी करके उससे ही शादी करेगा, वरना मौत को गले लगा लेगा। एक बेटा वे आज ही खो चुके थे, इसलिए दूसरे बेटे को खोने की हिम्मत शायद उस अपाहिज पिता में नहीं बची थी। उन्होंने व्हीलचेयर के पास रखा मोबाइल उठाया और तुरंत संपत को फोन लगाया। अक्का साहिब से बात करके उन्होंने फोन रख दिया और अपने कमरे में चले गए। इधर दूरवा के घर के सामने अक्का साहिब की गाड़ी रुकी। संपत ने जल्दी से नीचे उतरकर अक्का साहिब के लिए दरवाजा खोला। दूरवा बेटा, थोड़ा तो खा ले राजा। उसकी माँ उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तराशी हुई मूर्ति की तरह सुन्न बैठी थी। राधा डरकर एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी। उसके पिता पास की कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठे थे। उसकी माँ ने ही उसे नहलाया और कपड़े बदले थे। शरीर के दाग भले ही धुल गए हों, लेकिन उसकी आत्मा पर लगा दाग
कैसे धुल सकता था? अजी सुनिए, देखिए ना, ये कुछ खा नहीं रही है, बस एक टक सामने देखे जा रही है। उसकी माँ रोते हुए बोली। अपने बच्ची की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। दूरवा बेटा, थोड़ा सा खा ले, उसके पिता ने आंखों में आंसू भरकर कहा। पर दूरवा के कानों में किसी की आवाज नहीं पड़ रही थी। उसे बस दो ही शब्द लाउडस्पीकर की तरह सुनाई दे रहे थे। सत्यजीत पाटिल, सत्या। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसके माता पिता सहम गए। उन्हें डर था कि कहीं किसी ने उनकी बेटी को सुबह वाली हालत में देख तो नहीं लिया। रत्ना, तुम दूरवा को अंदर ले जाओ, मैं देखता हूँ, उसके पिता बोले। दूरवा की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। राधा भी पीछे पीछे चली गई। पिता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला और एक आदमी खड़ा था। उन्होंने पाटिल खानदान का सिर्फ नाम सुना था, कभी आमना सामना नहीं हुआ था। आप कौन? दूरवा के पिता ने पूछा। मैं अक्का साहेब पाटिल, सत्यजीत पाटिल की दादी, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये सुनते ही दूरवा के पिता की आंखों में गुस्सा उतर आया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की दहलीज लांघने की? वे गुस्से में बोले। ए जनाब, जरा संभल के बात करो, पता है किससे बात कर रहे हो? संपत बीच में बोला। अक्का साहिब ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। मुझे अच्छी तरह पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक बलात्कारी की दादी से, उन्होंने निडर होकर अक्का साहिब की आंखों में आंखें डालकर कहा। देखिए, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, पर जो भी कहना है घर के अंदर कहिए, बाहर तमाशा मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी ही बदनामी है। अक्का साहिब की बात सुनकर दूरवा के पिता थोड़े शांत हुए और गुस्से में घर के अंदर चले गए। उन्होंने उन्हें अंदर आने को नहीं कहा। फिर भी अक्का साहिब और संपत अंदर गए और संपत ने दरवाजा लगा लिया। हम आपके पोते को छोड़ेंगे नहीं, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, दूरवा के पिता चिढ़कर बोले। देखिए, हम मानते हैं कि सत्या से गलती नहीं, गुनाह हुआ है। उसी का प्रायश्चित करने के लिए हम खुद यहाँ आए हैं। बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है। हम सत्या के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, मना मत कीजिएगा, अक्का साहिब ने विनम्र आवाज में कहा। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? कमरे के दरवाजे से एक कठोर आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। साधारण पीले रंग का चूड़ीदार, माथे पर पट्टी, मुरझाया चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग ही तेज और आग थी। वह दूरवा थी। दूरवा, तू शांत रह, तेरे पापा बात कर रहे हैं ना? माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। इनका क्या सुनूं माँ? इन्हें शर्म कैसे नहीं आई ये बोलते हुए? जिस आदमी ने मेरा बलात्कार किया, उसी का रिश्ता लेकर ये हमारे दरवाजे पर खड़ी है। क्यों अक्का साहिब? सुना है आप महिला सुरक्षा पर बड़े भाषण देती हैं। तो क्या आज अपने पोते के इस घिनौने कृत्य की सजा उसे नहीं देंगी? या सिर्फ अपना पोता है इसलिए उसे बचा रही हैं? आपको लगता होगा कि पैसे के दम पर आप मेरा मुंह बंद कर देंगी, पर मैं दूरवा निंबालकर हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। अक्का साहिब हैरान होकर उसे देख रही थीं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके सामने इस आवाज में बात करे, यहाँ तक कि उनके बेटे और पोतों की भी नहीं। पर ये 23 से 24 साल की लड़की आज उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांग रही थी। उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मन ही मन वे उसकी हिम्मत की तारीफ कर रही थीं। उन्हें लगा कि यही लड़की उनके घर को संभाल सकती है। ए लड़की, भगवान ने जबान दी है तो कुछ भी मत बोल, संपत ने कहा। दूरवा ने पलटकर जवाब दिया। मैं आप जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ। पहले आपके बेटे अपनी मनमानी करते फिरते हैं, और जब बात गले तक आती है
तो किसी गरीब लड़की को ढूंढकर उसकी बलि चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। क्या लड़कियों ने आपके बिगड़े हुए लड़कों को सुधारने का ठेका ले रखा है? आपकी इस जबरदस्ती से कितनी लड़कियों की जिंदगी उजड़ती है, इसका आपको अंदाजा भी है। पर इस बार आपने गलत लड़की चुनी है। मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगी, उसे सजा मिलकर रहेगी। अक्का साहिब समझ गईं कि यह लड़की मीठी बातों से मानने वाली नहीं है। अगर कोई और स्थिति होती तो वे शायद उसकी बात मान लेती, पर अभी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मजबूरी में उन्हें वह करना पड़ा जो वे नहीं करना चाहती थीं। ठीक है, तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, पर फिर जो परिणाम होंगे उनके लिए तैयार रहे। अक्का साहिब बोली। कैसे परिणाम? अब तूने सत्या को सजा दिलाने की ठानी है तो पुलिस के पास जाना होगा, और केस करने के बाद ये खबर पूरे गांव में फैलेगी। जितनी हमारी बदनामी होगी उतनी ही तेरे परिवार की भी होगी। गांव वालों के तुम्हें देखने के नजरिया बदल जाएंगे। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरी छोटी बहन को भी लोग उसी नजर से देखेंगे। तेरी शादी तो कभी होगी नहीं, तेरी वजह से तेरी बहन की भी नहीं हो पाएगी। पूरा गांव तुम पर थूकेगा। हमारा क्या है, ज्यादा से ज्यादा सत्या को जेल या फांसी होगी, ठीक है। मैं खुद इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर जितना नुकसान हमारा होगा उतना ही तेरा भी होगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला कर। अभी ये बात घर के अंदर है, बाहर निकली तो आग की तरह फैलेगी। सगे संबंधी भी साथ छोड़ देंगे। कानून की समझ तुझसे ज्यादा मुझे है। फैसला आने में बरसों लग जाएंगे। तब तक मेरा पोता आजाद घूमेगा और तेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन सब दुखों से गुजरने के बजाय मैं पूरे रीति रिवाज और मान सम्मान के साथ तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इससे तेरी और तेरे घर की इज्जत बची रहेगी, बल्कि और बढ़ेगी। और हाँ, शादी के बाद सत्यजीत तेरी मर्जी के बिना तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। यह इस अक्का साहिब का वचन है। समाज के लिए भले ही तू बहू होगी, पर मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तुझे जो पढ़ना है पढ़, जो करना है कर, मैं कभी नहीं रोकूंगी। बस ये शादी कर ले, इसी में सबका भला है। आगे तेरी मर्जी। हमें जो कहना था कह दिया, अब फैसला तुम्हारा है। अगर शादी के लिए तैयार हो तो कल हमारे यहाँ से जो शगुन का थाल आएगा उसे स्वीकार कर लेना। और अगर वो थाल वापस आया तो मैं खुद तुझे लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी सत्या के खिलाफ शिकायत करने। ये मेरा वादा है। अक्का साहिब की बातें सुनकर दूरवा शांत हो गई। कहीं न कहीं उसके माता पिता को भी उनकी बात सही लगी। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार थे और पाटिल खानदान के सामने टिकना नामुमकिन था। कोर्ट कचहरी और बदनामी के डर ने उन लाचार माता पिता को झकझोर दिया था। सवाल सिर्फ दूरवा का नहीं, राधा के भविष्य का भी था। कल अपना फैसला बता देना, कहते हुए अक्का साहिब ने हाथ जोड़े और आए पांव वापस चली गईं। दुर्वा ने मन में कुछ तय किया और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। क्या होगा दुर्वा का फैसला? क्या वह सत्यजीत से शादी करेगी? और अगर उसने मना कर दिया तो सत्यजीत का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग के वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले भाग के वीडियो के लिंक दिए हैं, तो आप उस लिंक में जाकर पिछले भाग के वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।